हेलो स्टूडेंट, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास हम हमारे चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर फिनोल के रासायनिक गुणधर्म यानी फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और आज हम फिनोल की वो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो फिनोल की बेंजीन की रिंग के द्वारा दी जाती है। मतलब ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें फिनोल की बेंजीन रिंग शामिल होती है। ठीक, तो आओ बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो जो हमारे वीडियो का आज टॉपिक है, ये हमारी रिएक्शन का जो नाम है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिनोल की वो सारी अभिक्रियाएं जो बेंजीन की रिंग द्वारा फिनोल देता है, उन सभी रिएक्शन का क्या नाम है? उन सभी रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि रिएक्शन के नाम से पता चल रहा है, हमें प्रतिस्थापन करना है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। तो प्रतिस्थापन के अंदर क्या होता है, एक समूह आता है और दूसरा समूह बाहर निकल जाता है। किसका प्रतिस्थापन करना है हमें? हमें प्रतिस्थापन करना है इलेक्ट्रॉन स्नेही का। यानी इन सभी अभिक्रियाओं के अंदर क्या होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहता है यानी ऋण आवेश के पास जाना चाहता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही के खुद के ऊपर कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। तो हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जो पहले नंबर की हमारी रिएक्शन है वो है नाइट्रीकरण। जो फर्स्ट नंबर की हमारे पास रिएक्शन है वो है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण की अभिक्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसको हम E+ से लिखते हैं, वो बनेगा हमारे पास NO2+, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। इस अभिक्रिया के अंदर यानी नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेशन की अभिक्रिया के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, जिसको हमें फिनोल की रिंग को जोड़ना है, वो कौन होगा? वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही NO2+, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। तो जब हम फिनोल की रिएक्शन तनु HNO3 के साथ कराएंगे, जब हम फिनोल की रिएक्शन तनु यानी डाइल्यूट HNO3 के साथ कराएंगे, तो इस तनु HNO3 में से NO2+ निकलेगा और NO2+ इस बेंजीन की रिंग के ऊपर, इस फिनोल की बेंजीन की रिंग के ऊपर जुड़ेगा। अब ये NO2+ बेंजीन की रिंग के ऊपर कहां जुड़ेगा? इसके ऊपर है प्लस चार्ज। तो अगर हमको ध्यान हो और तो हम फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर ठीक से देखें, अगर हम फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ठीक से देखें, तो फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर या पैरा पोजीशन के ऊपर, या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर या पैरा पोजीशन के ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो जो अटैक करने वाला NO2+ है, ये जो अटैक करने वाला ये जो अटैक करने वाला NO2+ है, ये या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जाकर के जुड़ेगा या ये पैरा पोजीशन के ऊपर जाकर के जुड़ेगा। तो हमें दो प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला तो देखने को मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये OH इस बेंजीन, ये NO2+ इस बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आकर के जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और एक दूसरा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जब ये NO2+ इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर आकर के जुड़ जाएगा। तो हमें जो दूसरा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। OH और इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर आकर के कौन जुड़ चुका है? NO2 समूह जुड़ चुका है। इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल। तो जब हम बेंजीन की अभिक्रिया तनु HNO3 के साथ कराते हैं, जब हम फिनोल की अभिक्रिया
तनु HNO3 के साथ कराते हैं तो हमें दो उत्पाद देखने को मिलते हैं। पहला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देखने को मिलता है, दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल देखने को मिलता है। इस अभिक्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, NO2+, यानी हमारे HNO3 के अंदर से, HNO3 के अंदर से तो कौन बाहर निकलेगा, NO2+। तो जब इस HNO3 के अंदर से NO2+ बाहर निकलेगा तो एक बार ये बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जुड़ रहा है और एक बार ये इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ रहा है। तो यहां से तो NO2+ चले गया और यहाँ बचा क्या, OH बचा है। यहाँ से बचा हुआ OH और ऑर्थो और पैरा से निकला H मिलकर के क्या बना लेगा, H2O, जो हमें सह उत्पाद के रूप के अंदर मिलेगा, जो हमें सह उत्पाद के रूप में मिलने वाला है। तो ये थी अभिक्रिया बेंजीन की किसके साथ, तनु HNO3 के साथ। ये बनने वाला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मुख्य उत्पाद यानी मेजर प्रोडक्ट होता है जो अधिक मात्रा के अंदर बनेगा, और ये होता है हमारे पास माइनर प्रोडक्ट जो कम मात्रा यानी अल्प मात्रा के अंदर बनेगा। ये बनेगा अधिक मात्रा में इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा अल्प मात्रा के अंदर इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट। ये जो मिश्रण हमें प्राप्त हुआ है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का और पैरानाइट्रोफिनॉल का, इन दोनों मिश्रण को यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल व नाइट्रोफिनॉल को भाप आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक, ये जो मिश्रण हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हुआ है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का और पैरानाइट्रोफिनॉल का, इसको अलग करने के लिए भाप आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन ये है कि पैरानाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है, क्यों, हमें कारण बताना है। और इसी के साथ यही क्वेश्चन कैसे तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से कम वाष्पशील होता है। पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से कम वाष्पशील होता है, हमें कारण बताना है। दोनों ही कारणों का सेम आंसर है। ठीक, अगर हमसे ये पूछ ले कि भाई पैरानाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से अधिक क्यों होता है, कारण बताओ, या हमसे दूसरे तरीके से ऐसे पूछ ले कि भाई पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की तुलना के अंदर कम वाष्पशील होता है, तो दोनों का सेम टू सेम कारण है। तो अब हम कारण समझ लेते हैं भाई। अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को देखें, अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को देखें तो समझाने के लिए मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ओपन बना रहा हूं इसका। ठीक, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर इस पोजीशन के ऊपर यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसको बोलते हैं अंतः अणुक H बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसी तरीके से अगर हम पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो पैरानाइट्रोफिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से होती है। ये पहला पैरानाइट्रोफिनॉल है, इसी के जैसा दूसरा अणु इसके पास होगा। और यहां पर एक बॉन्ड बनेगा, इसको हम बोलते हैं अंतरा आणविक या अणुक H बंधन।
तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर और पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर दोनों के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, लेकिन हमारा जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो यौगिक के अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, मतलब इसको किसी दूसरे यौगिक की जरूरत नहीं है, इसी ने आपस में ही, इसके OH ग्रुप ने और इसके NO2 ग्रुप ने आपस में ही कौन सी बंध बना लिए हैं, हाइड्रोजन बंध बना लिए हैं। तो जब कोई अणु आपस के अंदर ही एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध बना लेता है तो उसको बोलते हैं अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। और पैरानाइट्रोफिनॉल का केस अलग है, पैरानाइट्रोफिनॉल बॉन्ड तो बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन अपने ही अंदर अणु के अंदर नहीं बना रहा है, वो अपने ही जैसे किसी दूसरे अणु के साथ, अपने ही जैसे किसी दूसरे अणु के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बंध बना रहा है। तो इस प्रकार से बनने वाले हाइड्रोजन बंध को क्या बोलते हैं, अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसको तो इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हमको देखना हो कि भाई दोनों में से ज्यादा वाष्प किसके बनेंगे, ठीक भाई दोनों में से ज्यादा वाष्पशील कौन होगा, ज्यादा वाष्प किसके बनेंगे, तो अगर हमको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का वाष्प में परिवर्तित करना है तो हमें सिर्फ एक ही अणु को गर्म करना पड़ेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन के अंदर अगर हमें पैरानाइट्रोफिनॉल को वाष्प में परिवर्तित करना होगा तो हमें इसके दो अणुओं को गर्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम लगेगा पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर। और यही कारण है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल की तुलना के अंदर क्या होता है, अधिक वाष्पशील होता है। और यही कारण है इसका कि पैरानाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक जो होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमें आंसर के अंदर यही बात लिखनी है कि क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इसीलिए इसका क्वथनांक पैरानाइट्रोफिनॉल की तुलना में कम होता है, जिसके अंदर अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम फिनॉल की रिएक्शन सांद्र HNO3 से कराएं, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन HNO3 से कराएं और वो भी सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराएं, तो रिएक्शन के अंदर एक ही बार में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 समूह आकर के जुड़ जाएगा। तो जब हम तनु HNO3 यानी डाइल्यूट HNO3 के साथ फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो एक बार में एक ही पोजीशन के ऊपर NO2 समूह आकर के जुड़ता है, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन के अंदर हम इसकी रिएक्शन सांद्र HNO3 से करा देते हैं तो एक ही बार के अंदर तीनों पोजीशन के ऊपर, दोनों ऑर्थो और ये तीसरी वाली पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 समूह आकर के जुड़ जाता है, और ये जो उत्पाद बना है इसका नाम है पिक्रिक अम्ल यानी पिक्रिक एसिड। यहां पर दिक्कत यह है कि अगर हम ठीक, यहाँ पर दिक्कत यह है कि अगर हम फिनॉल की रिएक्शन सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो हमें पिक्रिक एसिड मिल तो जाता है, पिक्रिक अम्ल बन तो जाता है, लेकिन यहाँ बनने वाले पिक्रिक एसिड की जो मात्रा होती है वो अच्छी मात्रा में नहीं बनता है, गुड यील्ड नहीं मिलती है हमें। तो अगर हमें पिक्रिक एसिड को अच्छी खासी मात्रा में अधिक मात्रा के अंदर बनाना है तो हम क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन सांद्र HNO3 के साथ तो कराते ही कराते हैं, लेकिन अब की बार हम इसके अंदर सांद्र H2SO4 भी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, सांद्र H2SO4 भी मिला देते हैं। तो प्रोडक्ट तो सेम टू सेम बनेगा, प्रोडक्ट तो सेम टू सेम बनने वाला है पिक्रिक एसिड, प्रोडक्ट सेम टू सेम मिलने वाला है हमें पिक्रिक एसिड, लेकिन फर्क यह है कि ऊपर जो पिक्रिक एसिड बना था वो कम मात्रा में बना था, और यहां पर जो पिक्रिक एसिड बनेगा वो अच्छी खासी मात्रा के अंदर बन जाएगा। ठीक, ये जो सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का मिश्रण है इसको हम नाइट्रीकरण मिश्रण कहते हैं। ये जो हमारे पास इधर लिखता हूं, यहां पर हमारे पास ये जो सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का मिश्रण होता है इसको नाइट्रीकरण मिश्रण भी कहते हैं। इसको हम नाइट्रीकरण मिश्रण यानी नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हैं। तो
हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब फिनोल की अभिक्रिया नाइट्रीकरण मिश्रण से कराई जाती है तो हमें पिक्रिक एसिड मिलता है अच्छी मात्रा के अंदर, लेकिन जब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराई जाती है तो पिक्रिक अम्ल तो बनता है लेकिन उसकी क्वांटिटी अच्छी खासी हमें यहाँ पर नहीं मिलती है। बात आती है समझ के अंदर। तो ये था फिनोल की नाइट्रीकरण की अभिक्रिया, जहां पर फिनोल की अभिक्रिया हमने HNO3 के साथ कराई थी। HNO3 का NO2+ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है और फिनोल से जाकर के जुड़ता है। यहाँ पर अगेन या तो ऑर्थो या पैरा से जो H निकला है उससे H2O सह उत्पाद के रूप में निकलेगा, और यहाँ पर भी इस रिएक्शन के अंदर भी H2O किसके रूप में निकलने वाला है, सह उत्पाद के रूप में निकलने वाला है। जो सेकंड नंबर की रिएक्शन है वो है जो सेकंड नंबर की रिएक्शन है वो है ब्रोमीनेशन यानी ब्रोमोनीकरण। ब्रोमोनीकरण यानी ब्रोमीनेशन। और ब्रोमीनेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करने वाला है, ब्रोमीनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करने वाला है वो करने वाला है Br+ यानी ब्रोमोनियम आयन। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करने वाला है वो करने वाला है Br+ यानी ब्रोमोनियम आयन। क्या होने वाला है रिएक्शन के अंदर, जब हम फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं किसकी उपस्थिति के अंदर, या तो कार्बन डाइसल्फाइड ले लो या CHCl3 ले लो या इसके अंदर आप ले लो CHCl2 या इसी प्रकार के कोई यौगिक ले लो, या फिर इन सबको हटाते हैं CH2 रहने देते हैं कि CH2 की उपस्थिति के अंदर जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें एक बार तो मिलेगा ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमो, और एक बार मिलेगा पैरा ब्रोमोफिनोल। तो एक बार तो हमारे पास बनेगा ऑर्थो ब्रोमो फिनोल और एक बार बनेगा हमारे पास पैरा ब्रोमो फिनोल। तो जब हम फिनोल की अभिक्रिया Br2 के साथ कराते हैं किसकी उपस्थिति के अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति के अंदर, तो हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एक मिलता है ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और दूसरा देखने को मिलता है पैरा ब्रोमोफिनोल। और दोनों में से ही ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल में से अब की बार ये जो पैरा वाला प्रोडक्ट है ये अधिक मात्रा में बनता है इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो अल्प मात्रा में बनता है इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो 90% केसेस के अंदर यही होने वाला है कि हमेशा पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या बनता है, माइनर बनता है। उसका कारण ये है कि ऑर्थो वाले प्रोडक्ट के अंदर ये जो दोनों ग्रुप है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ऑर्थो वाले प्रोडक्ट के अंदर जो ये जो दोनों ग्रुप हैं ये दोनों ग्रुप पास पास आ जाते हैं। तो जब ये दोनों ग्रुप पास पास आ जाते हैं तो इनके अंदर रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण की वजह से क्या होता है, ये माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। जबकि ये वाला जो प्रोडक्ट है पैरा वाला प्रोडक्ट, इसके अंदर ये दोनों ग्रुप जो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर कोई प्रतिकर्षण नहीं होता इसलिए ये हमेशा अधिक मात्रा के अंदर बनता है। सिर्फ वो केस जहां पर ऑर्थो वाले के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा होगा, यानी जो यौगिक या जो समूह ऑर्थो के ऊपर जुड़ा है अगर वो इस वाले समूह के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना रहा होगा तो हमेशा हमेशा ऑर्थो वाला क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और पैरा वाला कैसा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर ऑर्थो पे स्थित कोई समूह ऊपर वाले समूह के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है तो ऑर्थो वाला क्या हो जाता है, मेजर, और पैरा वाला क्या हो जाता है, माइनर। जैसा कि हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के केस के अंदर देखा था, जैसा कि हमने इस वाले केस के अंदर देखा था, हमारे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर देखा था। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर ये दोनों ग्रुप पास पास है।
अब अगर ये दोनों ग्रुप पास पास है तो इनके अंदर भी प्रतिकर्षण होना चाहिए था, प्रतिकर्षण तो होना चाहिए था, लेकिन प्रतिकर्षण से पहले इन्होंने क्या बना लिया, आपस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया इन्होंने, आपस में हाइड्रोजन बंध बना लिया। इसीलिए ऑर्थो वाला ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनेगा और पैरा वाला कम क्वांटिटी के अंदर बनेगा। लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ स्थित समूह के ऊपर, अगर यहाँ स्थित समूहों के बीच के अंदर कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बन रहा है तो हमेशा हमेशा पैरा वाला ही मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है और ऑर्थो वाला क्या बनने वाला है, माइनर प्रोडक्ट बनने वाला है। क्योंकि पैरा वाला डायरेक्शनली मोर सममित सिमेट्रिकल होता है, मतलब अगर आप इसकी संरचना देखो तो संरचनात्मक रूप से ये क्या होता है, अधिक सममित होता है, इसलिए ये हमेशा अधिक मात्रा के अंदर बनेगा। तो जब हम फिनॉल की रिएक्शन Br2 किसकी उपस्थिति के अंदर, ब्रोमीन के साथ किसकी उपस्थिति में अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति के अंदर कराते हैं, तो हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, ब्रोमो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल। हम CH2 के स्थान पर CCl4 भी लिख सकते हैं या हम क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं, मतलब इनमें से कोई सा भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, CH2 भी ले सकते हैं, CCl4 भी ले सकते हैं और CHCl3 भी ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर यही लिखा हुआ मिलेगा, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक, उसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम आगे। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन जल से कराएं, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन जल से कराएं तो हमें कुछ इस तरीके का उत्पाद देखने को मिलेगा। इसकी ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, तीनों ही पोजीशन के ऊपर अब की बार क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। सेम केस जैसा हमने देखा था HNO3 के केस के अंदर, अगर हमने डाइल्यूट HNO3 लिया था तो ऑर्थो और पैरा वाले अलग अलग बन रहे थे और सांद्र HNO3 की उपस्थिति के अंदर NO2 जो था तो ऑर्थो और पैरा दोनों के ऊपर जाकर के आक्रमण कर रहा था एक साथ। वही केस यहाँ पर है। अगर हम Br2 की रिएक्शन इन विलायकों की उपस्थिति के अंदर कराते हैं, CH2 CCl4 या CHCl3, तब तो ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन विलायकों की जगह जल का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम ब्रोमीन की रिएक्शन फिनोल के साथ जल की उपस्थिति के अंदर कराते हैं तो यहाँ से बनने वाला ब्रोमोनियम आयन Br+ वाला आयन ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर एक साथ अटैक करेगा और ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा। इस प्रोडक्ट का नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और ये हमें श्वेत अवशेप के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि ये हमें श्वेत अवशेप व्हाइट पीपीटी के रूप में मिलता है, इसीलिए ये रिएक्शन फिनॉल का टेस्ट भी है। तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल के श्वेत अवशेप प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया फिनॉल का टेस्ट भी है, पता लगाने, अगर हमें पता लगाना है कि हमारे पास फिनॉल है या नहीं तो फिनॉल के परीक्षण के लिए भी ये अभिक्रिया यूज में की जाती है। तो ये थी दो अभिक्रिया जब हम फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा सकते हैं, ब्रोमीन के साथ करा सकते हैं, एक बार इन विलायकों की उपस्थिति के अंदर और एक बार फिनॉल की अभिक्रिया इस विलायक यानी H2O की उपस्थिति के अंदर कराते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जो नेक्स्ट नंबर की अभिक्रिया है हमारे पास वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को हम दो पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, एक होगा एल्कीकरण या जिसको एक होगा एल्कीकरण जिसको हम बोलते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन एल्काइलेशन के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही बनने वाला है वो बनने वाला है CH3+। ठीक, इस अभिक्रिया के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही बनने वाला है वो बनने वाला है CH3+। रिएक्शन देखते हैं हम।
अगर हम फिनॉल की रिएक्शन CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति के अंदर कराते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, एक ऑर्थो और एक पैर। तो इसको बोलते हैं हम ऑर्थो मिथाइल फिनॉल और ये है हमारे पास पैरा मिथाइल ऑर्थो मिथाइल फिनॉल और ये है हमारे पास पैरा मिथाइल फिनॉल। ठीक, ये फिनॉल की रिएक्शन कराई हमने। यहाँ पर हम AlCl3, ये जो AlCl3 है हमारे पास, ये AlCl3 हमारे लिए लुईस अम्पशार है। क्या है हमारे लिए? ये लुईस